फिल्म की शुरुआत एक पोस्टमैन से होती है जो जंगल के बीच में बसे घरों में लेटर पहुंचाता है। वह एक घर के पास पहुंचता है जहां एक महिला खून से सने कपड़े धो रही है। तभी अचानक पोस्टमैन घर के तहखाने से आ रही चरचराहट की आवाजें सुनता है। यह सोचकर कि कोई वहां फंस सकता है, वह एक लकड़ी की खिड़की खोलता है और मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी किस्मत खराब है। अचानक उसे कोई अंदर तेजी से खींच लेता है, जिसे वह देख नहीं पाता है। इसके बाद अगले सीन में 30 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जब कुछ यंग लड़के लड़कियों का एक ग्रुप कैंप लगाने के लिए जंगल में जा रहा है। इस यात्रा को डिजिटल डिटॉक्स कहा जाता है, जहां इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से लोगों को बचाने के लिए कैंप चलाया जा रहा है। जब ग्रुप पहुंचता है तब मैनेजर उनका स्वागत करता है और कहता है कि यह उनकी लत को दूर करने और नेचर से अधिक जुड़ने का एक शानदार मौका है। 50 युवाओं को प्रत्येक ग्रुप के लिए एक लीडर के साथ टीमों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक ग्रुप का एक टास्क होता है और उनमें से एक को जंगल के बीच में 3 दिन बिताने होंगे। फिर उन्हें अपने सेल फोन सौंपने और यात्रा की तैयारी करने के लिए मजबूर किया जाता है। जंगल में एक झोपड़ी में हम 30 साल पहले की वही महिला देखते हैं, लेकिन अब वह बहुत बूढ़ी हो गई है। वह एक हिरन का शिकार कर रही थी और उसे तहखाने में ले जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह फिसल गई और उसमें गिर गई। इसके तुरंत बाद एक भयानक प्राणी दिखाई देता है और महिला को मार डालता है। तो अब बताएं कि अगर आप एक खूनी नरभक्षी के साथ जंगल में फंस जाते तो आप क्या करते? जिस फिल्म का मैं रिकैप देने जा रहा हूँ उसका नाम है नोबडी स्लीप्स इन द वुड्स टुनाइट। यह एक बहुत अच्छी पोलिश फिल्म है जो फंतासी, हॉरर और मिस्ट्री को मिक्स करती है। क्या आपने रॉन्ग टर्न देखी है? यह फिल्म बहुत मिलती जुलती है। तो अगर आपने उस कहानी का आनंद लिया तो आपको यह भी पसंद आएगा। लेकिन रिकैप्स में जाने से पहले मैं आपको चैनल को सब्सक्राइब करने, नोटिफिकेशन बेल को हिट करने और बढ़िया रिकैप बताने के लिए लाइक करने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। अपने सेल फोन सौंपने के बाद ग्रुप जंगल में 3 दिन की पैदल यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। फिर हम काउंसलर आयसा के ग्रुप को देखते हैं, जिसमें जोसिया शामिल है, जो बहुत शांत है और बात करना पसंद नहीं करता। डेनियल एक पतला आदमी जो सोचता है कि वह बहुत स्ट्रॉन्ग है। एनेलिया स्कूल में सबसे फेमस लड़की है। जूलिक बहुत ही बुद्धिमान और संकी है, जिसे खेल पसंद है। और बार्टेक नाम का एक लड़का जो समलैंगिक है, लेकिन हमला किए जाने के डर से बाहर आने से डरता है। उनके जाने से पहले एक स्थानीय पुजारी एक अच्छी कार में आता है और सभी से मिलते हैं। वह कहते हैं कि आधुनिक तकनीक इस सदी का सबसे बड़ा खतरा है और उम्मीद करते हैं कि ग्रुप इससे निपट सकते हैं। वह युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं और उनके सेल फोन और लैपटॉप पर पवित्र पानी भी छिड़कते हैं। इसके बाद ईसा का ग्रुप कैंपिंग के लिए रवाना होता है और हाइक के दौरान जूलिक जोशा में दिलचस्पी दिखाता है। वह कमेंट करता है, दुर्भाग्य से स्थिति और खराब होने से पहले अन्य लोग इंटरफेयर करते हैं और वे अलग हो जाते हैं। कुछ समय बाद जब जूलिक पेशाब करने के लिए दूर जाता है तो उसे एक हिरन का कटा फटा शरीर मिलता है। यह सोचकर कि एक बड़ा जानवर पास ही है, वह डर जाता है और सभी को चेक करने के लिए बुलाता है। लेकिन इजा समझाती है कि यह बस अवैध शिकारियों द्वारा बिछाया गया एक जाल है और सभी को चलते रहने के लिए कहती है। जोशा इधर उधर देखती है और एक पेड़ के पास एक अजीब हाथ देखती है। इससे वह डर जाती है, लेकिन वह किसी को बताने का फैसला नहीं करती है। बाद में ग्रुप जंगल के बीच में अपना डेरा डालता है। वे अलाव के चारों ओर बैठते हैं और इजा हर एक से बात करना शुरू करने के लिए कहती है कि उन्हें कैंप में क्यों भेजा गया था। जूलिक बोलता है कि उसे खेल पसंद है और उसका एक यूट्यूब चैनल है, जिसमें मुझे उम्मीद है कि मेरा चैनल 1 मिलियन फॉलोअर्स किस स्तर तक पहुंचेगा। इसीलिए मैं आपसे सब्सक्राइब करने और लाइक करने का वाय कर रहा हूँ। जूलिक खेलने के लिए स्कूल से बहुत छुट्टी लेता था, जिससे उसके माता पिता गुस्सा हो जाते थे। वह यह भी कहते हैं कि वह $5 लाख के पुरस्कार के साथ एक प्रतियोगिता के लिए दक्षिण कोरिया जाने वाले थे। हालांकि उसके माता पिता सहमत नहीं हुए और इसके बजाय उसे इस कैंप में भेज दिया। जब जोशा की बोलने की बारी आई तो ईजा ने अपनी फाइल देखी और पूछताछ रोकने का फैसला किया। रात में हर कोई सो जाता है, लेकिन डैनियल बेचैन है, इसलिए वह सिगरेट पीने के लिए पास की एक झील पर जाता है। एनेलिया उसके साथ मिलती है और स्मोकिंग करना भी शुरू कर देती है। वे फ्लर्ट करना शुरू कर देते हैं और बातचीत के दौरान एनेलिया को पता चलता है कि डैनियल ने पहले कभी सेक्स नहीं किया है। वह इस रात को उसके लिए खास बनाने का फैसला करती है और दोनों खेलने लगते हैं। उसके बाद एनेलिया अपने टेंट में लौट आती है, जबकि डैनियल अपने कपड़ों में छिपा हुआ एक सेल फोन निकालता है। वह एक डेटिंग ऐप पर लड़कियों की प्रोफाइल देखना शुरू कर देता है। यह महसूस नहीं करता कि कोई उसके पीछे छिपा हुआ है। इसके तुरंत बाद कई घावों वाला एक बड़ा आदमी दिखाई देता है और डैनियल पर हमला करता है।
और वह डेनियल को मार डालता है, बार बार उसके शरीर को एक पेड़ से टकराता है। अगले सीन में हम जोशा को अपने परिवार के साथ कार से यात्रा करते हुए देखते हैं। सभी जाहिर तौर पर खुश है। वह पिछली सीट पर अपनी बहन के साथ खेल रही है, जबकि उसके पिता अपनी मां के साथ एक तस्वीर लेते हैं, जिसके के कारण कार की दुर्घटना हो जाती है। जोया एक बुरे सपने से डरकर उठती है और ऐसा लगता है कि उस दुर्घटना में उसका पूरा परिवार मर गया। बाद में ग्रुप एक और दिन की हाइकिंग की तैयारी करता है, लेकिन उन्हें डेनियल नहीं मिल पा रहा है। हर कोई परेशान हो जाता है और एनेलिया बताती है कि उसने उसे पिछली रात झील के पास देखा था। वह बताती है कि उसके टेंट में वापस आने से पहले उन दोनों ने थोड़ी देर बात की थी। जब वे झील पर पहुंचते हैं तो उन्हें वह नहीं मिलता है, लेकिन उन्हें पेड़ पर लाल निशान दिखाई देते हैं। ग्रुप घबराने लगते हैं, लेकिन आयशा उन्हें भरोसा देती है, यह कहते हुए कि यह खून नहीं है बल्कि पेड़ का तरल पदार्थ है। उसके बाद वह सुझाव देती है कि उन्हें अलग हो जाना चाहिए और डेनियल की तलाश करनी चाहिए। जुलिक बहुत डरा हुआ है और उसे याद है कि कैसे डरावनी फिल्मों में जब समूह अलग हो जाता है हर कोई मर जाता है। वह सुझाव देता है कि वे साथ रहें, लेकिन हर कोई उसके विचार को नजरअंदाज करता है। इजा, जोसिया और यूलिक फिर डेनियल की तलाश में निकल जाते हैं, जबकि अन्य दो ग्रुप मेंबर्स उसके लौटने की स्थिति में पीछे रखते हैं। कुछ देर बाद तीनों उस घर पर पहुंचती है जो फिल्म की शुरुआत में दिखाई देता है। वे मदद मांगने के लिए अंदर जाने का निर्णय लेते हैं, लेकिन अंदर कोई नहीं मिलता। वे चारों ओर देखना शुरू करते हैं और एक शोर सुनने के बाद तहखाने में जाते हैं। वहां उन्हें कई लाश मिलते हैं, जिनमें डेनियल के भी लाश शामिल है, जिसे देखकर उन्हें सदमा लगता है। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, एक बहुत बड़ा आदमी घर पर आता है, जिसे उन्हें तहखाने का दरवाजा बंद करना पड़ता है और छिपना पड़ता है। यूलिक भयानक गंध के कारण लगभग उल्टी कर देता है, लेकिन यह उसे रोकता है। इसके तुरंत बाद कातिल तहखाने में प्रवेश करता है और ग्रुप बेसब्री से खिड़की से भागने की कोशिश करता है। जोशा और यूलिक भागने में सफल हो जाते हैं, लेकिन जब इजा भागने की कोशिश करती है तो वह डेनियल का फोन की आवाज सुनती है, जो डेनियल के जब से आ रही थी। सेल्फ फोन पाने के लिए वह रहने और राक्षस का सामना करने का फैसला करती है। दुर्भाग्य से यह एक बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि कातिल आसानी से इजा को हरा देता है और उसका सिर काटकर जोशा और यूलिक के पैरों पर फेंक देता है, जिसे देखकर दोनों तुरंत वहां से भाग गए। इस बीच अनालिया और बार्टेक झील के पास बात कर रहे हैं। बार्टेक अनालिया को बताता है कि किसी शहर में ये होना कितना मुश्किल है। अनालिया अपनी कहानी बताती है कि हर कोई सोच रहा है कि वह एक भोली भाली और आसान महिला है। जब वे बातचीत कर रहे होते हैं, तभी अचानक जब वह एक तरफ देखता है तो वह एनालिया को देखता है, जिसके सिर में एक धातु की छड़ थी, जिसे देखकर वह डर जाता है। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। वह तुरंत मर जाती है। बार्टेक को आतंकित छोड़ देती है, जो वहां से भाग जाता है और एक चर्च तक पहुंच जाता है। इस बीच जूलिक और जोसिया को जंगल में एक घर मिलता है और उन्हें वहां एक बूढ़ा आदमी मिलता है। आदमी उन्हें अंदर बुलाता है और वे उसे एक विकृत राक्षस के बारे में बताते हैं, जिसने उनके दोस्तों को मार डाला था। वे घबरा जाते हैं और पुलिस को फोन करने के लिए फोन मांगते हैं। हालांकि बूढ़ा आदमी उन्हें भरोसा दिलाता है, यह कहते हुए कि कोई फोन नहीं है। तब यह पता चला कि वह डाकिया है, जिस पर 30 साल पहले हमला हुआ था। उसने घटना में अपनी टांगें खो दी थी, लेकिन किसी तरह भागने में सफल रहा। फिर वह खुलासा करता है कि केवल एक ही नहीं बल्कि 2 विशाल हत्यारे हैं। वे जुड़वा भाई हैं, जो दूसरे बच्चों की तरह थे। एक दिन जंगल में खेलते समय उन्होंने दुर्घटनाग्रस्त विमान के मलबे में एक अजीब पत्थर पाया। जुड़वा बच्चों ने पत्थर लिया और उसे घर ले आए। रात में एक गहरा तरल पत्थर से निकला और जुड़वा बच्चों के शरीर में प्रवेश कर गया, जिससे वे भयंकर शिकारी बन गए। अगली सुबह जुड़वा बच्चे की मां अपने बेटों को अपने कुत्ते को खाते हुए देखकर बहुत ज्यादा डर गई। फिर उसने उन्हें बेसमेंट में बंद कर दिया और उन्हें खिलाने के लिए जानवरों का शिकार किया। बाद में बूढ़े आदमी ने सुझाव दिया कि वे वहां रहने लगे, क्योंकि उसके पास बंदूक और खाना है। जुलेक इस विचार से सहमत है, लेकिन जोशा का कहना है कि वे बस खड़े नहीं रह सकते। वह डेनियल का फोन वापस लेने और पुलिस को फोन करने का फैसला करती है, जिससे जुलेक के पास उसका पीछा करने के सिवा कोई चारा नहीं रहता। इस बीच बार्टेक को वह पुजारी मिलता है, जिसे हमने फिल्म में पहले देखा था। वह जल्दी से पूरी कहानी बताता है और पुलिस को फोन करने के लिए एक फोन मांगता है। पुजारी कहता है कि उसके पास एक फोन है, लेकिन इस एरिया में कोई सिग्नल नहीं है। इसके तुरंत बाद फोन बजता है, जिससे उसका झूठ सामने आ जाता है। फिर पुजारी जल्दी से बार्टेक के सिर पर वार करता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। बाद में बार्टेक जागता है और पाता है
कि वह एक कुर्सी से बंधा हुआ है और उसका मुंह ढका हुआ है। उसके सामने बैठे हुए पुजारी कहते हैं कि वह उसे तब से जानता है जब से वह आया था। पिछले साल वह बाटे की गे होने की आलोचना करता है और कहता है कि उसके जैसे लोग समाज के लिए हानिकारक है। तभी पुजारी को बाहर से शोर सुनाई देता है और वह चेक करने जाता है। अचानक विकृत हत्यारा प्रकट होता है और पुजारी के सिर को कुचल देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। हत्यारा तब पुजारी के शरीर को टुकड़े टुकड़े करने के लिए एक लकड़ी के टुकड़े का उपयोग करता है। अगले सीन में बाटेक रस्सियों से खुद को खोलने का कोशिश करता है। जब वह किसी को आते हुए सुनता है तो वह कॉन्फेस रूम में छिपने की कोशिश करता है, लेकिन इससे ज्यादा मदद नहीं मिलती है क्योंकि हत्यारा उसे ढूंढ लेता है। इस बीच 2 अन्य मेंबर फोन वापस लेने के लिए हत्यारे के घर पहुंचते हैं। धीरे धीरे ओशा चुपचाप फोन लेने बेसमेंट में जाती है। जाने से पहले वह जुलिक को अपनी रक्षा करने के लिए एक चाकू देती है और उसे चूमती है। इससे जुलिक को इतना आत्मविश्वास मिलता है कि वह सामने के दरवाजे पर जाता है और हत्यारे को बाहर आने की चुनौती देता है। इस बीच जोशा बेसमेंट में जाती है और डेनियल के फोन की तलाश करती है। उसे आखिरकार फोन मिल जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि हत्यारा उसे देख रहा है। जब राक्षस उसकी गर्दन पकड़ लेता है तो जूलिक पहुंचता है और चाकू से राक्षस पर हमला करती है। हालांकि इसका हत्यारा के शरीर पर कोई असर नहीं होता है। हत्यारा जोसिया को एक तरफ फेंकता है और उसे बेहोश छोड़ देता है। फिर वह जूलिक की ओर मुड़ता है और क्रूरता से उसके चेहरे को काटता है। बेहोश होने पर जोसिया को अपने परिवार के साथ हुई दुर्घटना का सपना आता है। वह अपने पिता को जीवित देखती है। जब उसे पासवर्ड नहीं पता चलता है तो वह उसे अनलॉक करने के लिए डेनियल के हाथ का उपयोग करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके सारे प्रयास व्यर्थ जाते हैं। जल्द ही सेल फोन की बैटरी खत्म हो जाती है और बंद हो जाता है। जुलिक हताश महसूस करते हुए जोशा से अपने दर्द को खत्म करने के लिए कहता है, यह कहते हुए कि वह अब दर्द को सहन नहीं कर सकता। जोशा रोती है और जुलिक के पेट में चाकू घुसा देती है, जिससे वह मर जाता है। उसके बाद वह खुद को जंजीरों से आजाद होने के लिए चाबी का उपयोग एक चाकू के रूप में करती है। शुरू में जोशा बेसमेंट की खिड़की से बाहर निकलने के बारे में सोचती है, लेकिन उन सभी दोस्तों को याद करती है जो मर गए और नहीं भागने का फैसला करती है और राक्षसों का सामना करने का फैसला करती है। जोशा को एक बड़ी मैचेटी मिलती है और वह उसे पकड़ लेती है। फिर जोशा ऊपर चली जाती है। वह देखती है कि जुड़वा राक्षसों में से एक सो रहा है, लेकिन दूसरा घर पर नहीं है। गुस्से से भरी जोशा कई बार मचेते से राक्षस पर हमला करती है, जब तक कि वह हिलना बंद नहीं कर देता। उसके बाद वह वहां से निकल जाती है और भाग जाती है। इस बीच बुजुर्ग पोस्टमैन घर पर होता है जब कोई दरवाजा खटखटाता है। यह सोचते हुए कि यह जुड़वा राक्षसों में से कोई एक है, वह अपनी बंदूक पकड़ता है और दरवाजे पर गोली चलाता है। जांच करने पर उसे बाटे का शरीर मिला, जो हत्यारे से भागने में सफल रहा था और सुरक्षित घर लौटने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी ओर जोशा घंटों जंगल में दौड़ती है, जब तक कि उसे एक पुलिस अधिकारी नहीं मिल जाता। वह इतनी सदमे में है कि वह सब कुछ नहीं समझा सकती जो हुआ। हालांकि अधिकारी उसकी निराशा को नोटिस करता है और उसे गले लगाता है। दोनों गाड़ी से साथ बाहर निकलना शुरू कर देते हैं, लेकिन जल्द ही अधिकारी सड़क पर किसी चीज के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है। अधिकारी सोचता है कि कोई मर गया है और जांच के लिए कार से बाहर निकल जाता है। जोशा अधिकारी को बाहर जाने से रोकती है। जब अधिकारी राक्षस को हिलते हुए देखता है तो वह अपनी बंदूक निकालता है और गोली मारने की कोशिश करता है। इससे पहले कि वह कुछ कर सके, हत्यारा उसे कुल्हाड़ी से मारता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक दर्दनाक मौत हो जाती है। जोशा निराश होकर पुलिस वैन से बाहर निकलने में सफल हो जाती है और राक्षस से दूर जाने के लिए कार में घुस जाती है। समस्या यह है कि कार शुरू नहीं होती है। फिर हत्यारा कार पर चढ़ जाता है और जोशा को चाकू मारने की कोशिश करता है। अंतिम क्षण में वह कार शुरू हो जाता है। वह कार से राक्षस को धक्का मारती है और जोशा अपनी कार से कई बार धक्का मारती है। जब जोशा को यकीन हो जाता है कि वाकई वह मर चुका है, वह वहां से चली जाती है। अंतिम सीन में 2 शराबी आदमी राक्षस को रात में सड़क पर पड़ा हुआ पाते हैं। आश्चर्यजनक रूप से वह अभी भी जीवित है और उठने में सफल हो जाता है। घर पर पता चला कि उसके भाई ने भी चाकू के हमले से जान बच गई है। फिर वह बिस्तर से उठता है और अपने घर के बाहर पुलिस की कार की रोशनी देखता है और इस तरह फिल्म समाप्त होती है। तो दोस्तों, यह फिल्म आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो आप भी रेटिंग दे। थैंक यू।